हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर बॉब डिलैन द वॉइस ऑफ अ जनरेशन. दिस इज चैप्टर सेकेंड from class 7 English Life course book. So let's start. There are basically three parts: part A, part B, part C. So we will start with part A, which is take the correct sentence and correct the wrong ones, true or false. So let's start by number 1. Bob Dylan was the first musician to win a Nobel Prize. So this is true. वो पहले म्यूजिशियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था. नंबर सेकेंड, डिलैन ऑलवेज हैड अ सीक्रेट ड्रीम ऑफ विनिंग अ नोबेल प्राइज़. ये फॉल्स है बच्चों, क्योंकि डिलैन ने कभी भी उनका कोई ड्रीम नहीं था कि वो एक नोबेल प्राइज़ जीते. नंबर 3, बॉब डिलैन हैड बीन सक्सेसफुल इन डूइंग व्हाट ही सेट आउट टू अचीव. येस, दिस इज़ ट्रू. उन्होंने जो सेट किया था जो वो सब उन्होंने अचीव किया सक्सेसफुली. नाउ नंबर 4, Dylan felt that it was easier to play for 50,000 people than 50 people. Yes, this is true. Dylan ने ऐसा महसूस किया था कि कभी कभी 50,000 लोगों के लिए प्ले करना वो ज़्यादा आसान है, जबकि 50 लोगों के लिए करना मुश्किल है. नंबर 5, the singer always thought that his songs were literary. No, this is false. कभी भी डिलैन ने नहीं सोचा था कि उनके जो गाने हैं वो लिटरेरी हैं. Number 6, Bob Dylan had raised his voice against social injustice, racism and civil rights. तो ये ट्रू है बच्चों, क्योंकि बॉब डिलन ने हमेशा अपनी आवाज़ उठाई है अन्याय के खिलाफ, सोशल इनजस्टिस के खिलाफ, और रेसिज्म जातिवाद, और सिविल राइट्स यानी नागरिक अधिकारों के लिए, इन सब के लिए उन्होंने आवाज़ हमेशा उठाई थी. He had also sung religiously inspired songs. Yes, this is true. उन्होंने धार्मिक इंस्पायर्ड सॉन्ग्स भी उन्होंने गाए थे. नंबर 8, डिलैन वॉज अ कन्फॉर्मिस्ट. डिलैन एक कन्फॉर्मिस्ट थे. नो, दिस इज़ फॉल्स. वो कन्फॉर्मिस्ट नहीं थे. कन्फॉर्मिस्ट होता है बच्चों अ पर्सन हु फॉलोज ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, जो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे. ठीक है बच्चों, ये पार्ट क्लियर है. नाउ वी विल मूव टू पार्ट बी. Now we will discuss part B. Answer the questions briefly. Number 1 is name 2 authors whose works Dylan had read and absorbed. ऐसे 2 ऑथर्स का नाम बताइए जिनका जो काम है वो डिलैन ने पढ़ा और उन्हें एब्जॉर्ब किया, उन्हें पढ़ा और समझा. इसका आंसर है बच्चों ऑथर्स हुज वर्क्स डिलैन हैड रीड एंड अब्जॉर्ब्ड आर. कौन कौन से ऑथर्स के नाम हैं वो? पर्ल बक, किपलिंग, शॉ, थॉमस मैन, एल्बर्ट कैमस और Hemingway. Now question number 2. Pick out 2 references from the speech that shows that Dylan was surprised to receive the Nobel Prize. आपको बच्चों इस चैप्टर में से कोई उनकी जो स्पीच है उसमें से ऐसे कोई 2 वाक़या उठाने हैं जिसमें से लगे कि डिलैन को बहुत ही हैरानी हुई नोबेल प्राइज़ मिलने पर. तो the 2 references that shows that Dylan was surprised to receive Nobel prizes are: number 1, if someone had ever told me. जब उन्होंने डिलैन ने ऐसा बोला था कि जब मुझे अगर ऐसा कोई मुझे बता देता दैट आई हैड द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ विनिंग द नोबेल प्राइज़, कि मुझे थोड़ा बहुत भी चांस है विनिंग इस नोबेल प्राइज़ जीतने का, आई वुड हैव टू थिंक दैट आई वुड हैव अबाउट द सेम ऑड्स एज स्टैंडिंग ऑन द मून. तो मुझे ऐसा लगता, मैं ऐसा सोचता कि मैं भी 7वें आसमान पर हूँ. Number 2, being awarded the Nobel Prize for Literature is something I never could have imagined or seen coming. नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए मुझे अवार्ड होना एक ऐसा है मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि मुझे ये मिलेगा. तो ये 2 इंसिडेंट्स ऐसे थे बच्चों जहाँ उन्होंने ऐसा कहा कि उन्हें बहुत हैरानी हुई कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड डिलैन एस्पायर फॉर इन हिज लाइफ टाइम. अपने लाइफ टाइम में उनको क्या मतलब उनकी सपने थे, क्या एस्पायर किया था उन्होंने. बॉब डिलैन एस्पायर टू नंबर 1, बी हर्ड इन कॉफ़ी हाउसेस, बार्स एंड प्लेसेस लाइक द लंदन पैलेडियम, कार्नेज हॉल. उनका एक सपना था, उन्होंने अपने लाइफ टाइम में यही एस्पायर किया था कि मुझे जो मेरे गाने हैं उनको किसी कॉफ़ी हाउस में सुना जाएगा, किसी बार्स में सुना जाएगा, या फिर अगर बहुत हुआ बड़े बड़ी जगह पे जैसे लंदन पैलेडियम है या कार्नेज हॉल है, वहाँ पर भी गाने सुने जा सकते हैं. और दूसरा उनका था मेक रेडियो रिकॉर्ड्स एंड हियरिंग सॉन्ग्स ऑन रेडियो, और मेरे जो गानों के रिकॉर्ड्स बनेंगे और उनको रेडियो पर भी चलाया जाएगा. ठीक है बच्चों. नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
What mundane matters did Dylan talk about in his speech? किन mundane matters के बारे में डिलैन अपनी स्पीच में बात करते हैं? mundane matters Dylan mentioned in his acceptance speech were कौन कौन से हैं? नंबर 1, who were the best musician for these songs? जो उन्होंने गाने बनाए हैं उनके लिए बेस्ट म्यूजिशियंस कौन कौन होंगे? नंबर 2, am I recording in the right studio? क्या मैं सही स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड कर रहा हूँ? नंबर 3, इज़ दिस सॉन्ग इन द राइट की? क्या जो ये गाने हैं इनकी ये राइट की हैं? तो इसी तरह के मैटर्स वो अपनी स्पीच में बता रहे थे. नाउ नंबर 5, व्हाट डिड डिलैन थैंक द स्वीडिश एकेडमी फॉर? उन्होंने स्वीडिश एकेडमी को धन्यवाद किस बात के लिए कहा? आंसर इज डिलैन थैंक द स्वीडिश एकेडमी फॉर थिंकिंग अबाउट हिज सॉन्ग्स एज लिटरेचर. उन्होंने स्वीडिश एकेडमी को ये धन्यवाद इसलिए किया कि उन लोगों ने ये सोचा कि इनके गाने जो हैं एक लिटरेचर हैं, ये सोचने के लिए और ये मानने के लिए. एंड अवॉर्डिंग द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर टू हिम, और उन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ देने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नेम 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज सॉन्ग्स. अब उनकी 2 खास बातें उनके गाने की जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स उनके गानों की वो बतानी है. द 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज सॉन्ग्स. नंबर 1, his songs are constantly recognizable by his distinctive nasal twang vocals. Number 2, Dylan's songs are prose poems with layers of inner meaning. उनके जो गाने हैं उनकी तह जो है अंदर तक उनके बहुत मीनिंगफुल प्रोजेस पोएम्स हैं. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, what happened after Dylan's Nobel Prize win was announced? जब डिलैन के नोबेल प्राइज़ को अनाउंस किया गया तब क्या हुआ? आंसर इज़ व्हेन द नोबेल प्राइज़ वाज अनाउंस. जब नोबेल प्राइज़ अनाउंस किया गया, डिलैन डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द एकेडमी फॉर 2 वीक्स. डिलैन ने एकेडमी को 2 हफ्तों तक रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, कोई जवाब ही नहीं दिया. ही डिड नॉट ट्रैवल टू स्टॉकहोम फॉर द नोबेल प्राइज़ सेरेमनी, और उन्होंने स्टॉकहोम भी नहीं गए वो सेरेमनी के लिए. नाउ पार्ट सी, थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस. There are 3 questions. Question number 1, why do you think Dylan compared himself to Shakespeare? The answer is Dylan was surprised to get the Nobel Prize. क्वेश्चन में ये पूछा है बच्चों कि डिलैन ने अपने आप को कंपेयर क्यों किया शेक्सपियर से. डिलैन बहुत ही हैरान थे कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिल रहा है. ही कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू शेक्सपियर बिकॉज ही थिंक्स दैट वाइल स्टेजिंग अ प्ले. उन्होंने शेक्सपियर से इसलिए कंपेयर किया, उन्होंने ये सोचा कि जब भी एक प्ले होता है, शेक्सपियर एट दैट टाइम वुड हैव बीन मोर कंसर्न अबाउट द एवरीडे मैटर्स अराउंड द प्ले. जो शेक्सपियर हैं वो रोज़मर्रा के जो मैटर्स हैं उनसे कंसर्न होकर अराउंड द जो प्ले के चारों तरफ हैं सराउंड घूम रहे हैं. एंड वॉन्ट हैव थॉट दैट वन डे द प्ले वुड बिकम पार्ट ऑफ द लिटरेचर. उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके जो प्लेज हैं वो एक दिन पार्ट होंगे एक लिटरेचर के. सिमिलरली ही हैडंट एवर थॉट दैट हिज सॉन्ग्स वुड बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ लिटरेचर. ऐसे ही उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो उनके गाने हैं जो वो लिख रहे हैं गा रहे हैं वो भी एक लिटरेचर का हिस्सा बनेंगे. एंड ही वुड विन अ नोबेल प्राइज़, और वो कभी नोबेल प्राइज़ जीतेंगे. तो इस तरीके से उन्होंने कंपेयर किया शेक्सपियर से. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिलैन सैड, डिलैन ने कहा 50,000 पीपल हैव अ सिंगुलर परसोना नॉट सो विद 50. जो 50,000 लोगों का एक ही सिंगुलर परसोना है लेकिन 50 का नहीं है. ईच पर्सन हैज़ एन इंडिविजुअल सेपरेट आइडेंटिटी. हर एक इंसान की एक इंडिविजुअल की सेपरेट आइडेंटिटी है. A world unto themselves. They can perceive things more clearly. What do you understand by this statement? इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? Do you agree with the speaker? क्या आप एग्री सहमत हैं स्पीकर से? हैं? Why और why not? क्यों नहीं है? तो आंसर इज while Dylan performing concerts on the stage. जब भी डिलैन जो है परफॉर्म करते हैं स्टेजेस पे, and the crowd may be about of 50,000, it is easy to deal with that instead to sing for 50 people. अब जो 50 लोगों का जो सिंगुलर परसोना है सुनने का, गाना वहाँ पर एंजॉय करने का, वो इजी है उनके साथ डील करना, उनके लिए गाना पेश करना या उनके लिए परफॉर्मेंस देना बजाय 50 लोगों के. दिस स्टेटमेंट ऑफ बॉब डिलैन मीन्स, इस स्टेटमेंट से हम ये भी समझ सकते हैं दैट ही अंडरस्टूड कि वो समझते थे नोबेल कमेटी हैड चूजन हिम फॉर अ लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन. कि जो नोबेल कमेटी है उन्होंने उन्हें काफ़ी डिस्कशन, काफ़ी केयरफुल कंसिडरेशन और एक लंबे
सोच विचार के बाद ही उन्हें कंसिडर किया है। एंड डिस्कशन एज इट वॉज अ स्मॉल कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल विद हाई इंडिविजुअलिटी एंड ओपिनियन, क्योंकि ये कमेटी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी कमेटी थी जिसमें कुछ लोग थे लेकिन उनकी हाई इंडिविजुअलिटी और ओपिनियन उनके हाई थे। ठीक है बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। बराक ओबामा सेड, बराक ओबामा ने कहा, डिलैन इज़ अ लिटिल स्केप्टिकल अबाउट द होल एंटरप्राइज, गिव 2 इंस्टेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दी बराक ओबामा ने, उसको हमें जस्टिफाई करना है। नाउ आंसर इज, बराक ओबामा सेड दैट डिलैन वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रिहर्सल। उन्होंने कहा कि जो डिलैन थे वो रिहर्सल में इंटरेस्टेड नहीं थे और वांटेड टू टेक पिक्चर्स विद ओबामा, और वो उनके साथ पिक्चर्स भी नहीं लेना चाहते थे। ही केम, सैंग, वो आए, डिलैन, उन्होंने गाना गाया, शोक हैंड्स विद हिम एंड लेफ्ट, और उनके साथ हाथ मिलाए और वहाँ से चले गए। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रेसिंग एनीबडी, वो किसी को भी इम्प्रेस करने में इच्छुक नहीं थे। डिलैन इन अदर वर्ड्स नेवर फॉलोड द कन्वेंशन, और डिलैन जो है, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, वो उन्होंने परंपराओं को, कन्वेंशंस को, ट्रेडिशनल उनको जो है फॉलो नहीं किया, इसलिए वो कन्फॉर्मिस्ट भी नहीं थे। ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।